हेलो दोस्तों, आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एससी बोस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोगों के लिए मैं धातु और अधातु का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको ये फ़ायदा जो है आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे, और इससे पहले जो है आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाएं और सारा लिख लें। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है धातु और अधातु से क्वेश्चन है। एक ऐसी धातु का नाम लिखे जो ऊष्मा का अल्पतम चालक होती है। तो ऊष्मा का सबसे अल्पतम चालक होती है पीबी लेड, ठीक है, पीबी लेड। आगे अगर दिया जाए ऊष्मा का अल्पतम चालक है लेकिन अधिकतम चालक दे दे तो वहाँ पर चांदी हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पर चांदी ध्यान रखना आपको। आगे है एक ऐसी धातु का नाम लिखे जो हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है। तो ये गैलियम है। गैलियम ऐसी धातु है जो हथेली पर रखते ही पिघलने लगेगी, ठीक है। एक ऐसी धातु का उदाहरण दे जो चाकू द्वारा आसानी से काटा जा सकता है। तो सोडियम को हम लोग बहुत बार 8 क्लास से 10 क्लास तक पढ़ते आए हैं। सोडियम ऐसी धातु है जिसका सूत्र होता है Na, से इसको डिनोट किया जाता है सिंबल को। तो इसको याद रखना है आपको, चाकू द्वारा आसानी से काटा जा सकता है। आगे है एक ऐसी धातु लिखे जो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होती है। तो अभी तुरंत मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 1 के एक्सप्लेन में कि Ag जिसका साइन है और सिल्वर, ये जो धातु है ये ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, यह अधिकतम चालक है बोल सकते हैं, ठीक है। दो ऐसी धातुएं जो तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है। तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करने में HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करने वाली जो धातुएं हैं वो मैग्नीशियम और मैग्नीज है, ठीक है। ये मैग्नीशियम है Mg का साइन से, और ये मैग्नीज है, ध्यान रखिएगा। आगे किन्हीं दो धातुओं के नाम लिखे जो जल में आग उत्पन्न कर दे, यानी जल में डाल दिया जाए तो भी ये जल उठेगी, ठीक है। तो पोटेशियम और सोडियम, ठीक है। पोटेशियम और सोडियम ये सबको केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। केरोसिन में क्यों डुबा कर रखा जाता है? क्योंकि केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है? ऑक्सीजन नहीं रहता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। पोटेशियम और सोडियम। आगे है कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है? कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है? तो कौन सी धातु है? सोना और चांदी। संक्षारण का मतलब होता है खराब होना, मतलब जंग लग जाना। तो जंग किस में आसानी से नहीं लगेगा? तो सोना और चांदी में आसानी से जंग नहीं लगेगा, जबकि लोहा में आसानी से जंग लग जाएगा, ठीक है। तो संक्षारण का मतलब ध्यान रखना आपको, ठीक है। आगे ऐसी अधातु का नाम लिखिए जो चमकीला होता है। तो आयोडीन। आयोडीन आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। नमक को आयोडीन बोला जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? NaCl, ध्यान रखना है, ठीक है। साधारण नमक का क्या होता है? NaCl। आगे एक ऐसी अधातु का नाम लिखे जो विद्युत का सुचालक होती है। विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट होता है, ठीक है। ग्रेफाइट आप लोगों ने पेंसिल का जो लीड देखा होगा, ठीक है, पेंसिल में जो आगे लगा हुआ रहता है वो क्या रहता है? वो ग्रेफाइट होता है, ठीक है। आगे एक ऐसी अधातु का नाम लिखे जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो सामान्य अवस्था में, द्रव अवस्था में जो धातु है उसका नाम है ब्रोमीन, ठीक है। द्रव अवस्था में ब्रोमीन अधातु। और अगर धातु पूछ दे तो धातु पूछ दे तो पारा Hg, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी अधातु का नाम लिखे जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है। तो वो हाइड्रोजन है। गैसीय अवस्था में पाई जाने वाली अधातु जो है हाइड्रोजन है। एक अधातु का नाम लिखे जो कठोरतम होता है। तो कार्बन का अपरूप हीरा जो है ना सबसे कठोर है। इसका ध्यान रखना है कि एक अधातु जो बताएं गैसीय अवस्था में, इसमें आप लोग
कोई भी गैस का नाम, जैसे नाइट्रोजन है ना, हीलियम, आर्गन, नियॉन, रेडॉन, ये सब कोई भी अधातु हो सकता है, गैस जो भी अधातु है, ठीक है। तो ऑप्शन में जो रहे उसके अनुसार आप लोग टिक कर लीजिएगा। एक अधातु का नाम लिखे जो कठोरतम, ये बता चुके हैं। आगे, किन्हीं दो उपधातु मेटलॉइड्स तत्वों के नाम एवं रासायनिक संकेत बताना है। तो इसमें हम बता सकते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। उपधातु का अर्थ होता है जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हों। जैसे इसमें हम बोल सकते हैं बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम और पोलोनियम, ये सब उपधातुएं हैं, ठीक है। दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के नाम लिखना है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड वे होते हैं जो अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हों। तो इनमें एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दे सकते हैं, ठीक है। आगे है पारद। पारद के एक अयस्क का नाम एवं रासायनिक सूत्र। तो पारद यानी पारा का जिसका Hg साइन होता है, इसका सीने बार अयस्क होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो पारा का, भी मैंने बताया। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? पारा का। सबसे कम उष्मा चालकों के नाम। तो सीसा और पारा इसमें जो है सबसे कम उष्मा चालक होते हैं। करंट इसमें कम पास होता है, यानी पास ही नहीं होता है, ठीक है। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक प्रचुर तत्व का नाम बताना है। तो भूपर्पट्टी में सबसे प्रचुर तत्व जो है ना, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और दूसरा क्या है? सिलिकॉन उसके बाद है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, भूपर्पट्टी पे हो गया। आगे 20 नंबर, ताम्र एवं जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? यानी तांबा और जिंक का मिश्र धातु, इसको याद रखना ऐसे करके, पिताजी, पी से पीतल, ता से तांबा और ज से जिंक, पिताजी से याद रखिएगा, आराम से याद रहेगा, पीतल, ठीक है। यानी तांबा और जिंक से मिलकर बना है। आगे, सीसा और लेड, सीसा यानी लेड और टीन का मिश्र धातु है, सोल्डर होता है, ठीक है। सीसा और यानी लेड Pb और टीन Sn, ये दोनों जो है मिलके क्या बनता है? सोल्डर बनता है, ठीक है। मिश्र धातु किसको कहते हैं? जब दो या दो से अधिक धातुएं एक अलग धातु का निर्माण करें तो उसको मिश्र धातु कहते हैं। पीतल में कौन सी धातुएं उपस्थित होती है? तो पीतल में अभी मैंने बताया तांबा और जिंक। सोल्डर नामक मिश्र धातु में कौन से अवयव है? सोल्डर में सीसा एवं टीन, ये भी बता दिए हैं। तांबा में कौन सी अधातु उपस्थित रहती है? इस्पात में कौन सी अधातु उपस्थित रहती है? तो कार्बन जो है ना उपस्थित रहता है इसमें। अमलगम क्या है? अमलगम मिश्र धातु में एक धातु पारा है तो उसे अमलगम कहते हैं। यानी अगर जो भी मिश्र धातु बना है, ठीक है, और मिश्र धातु बनने के बाद अगर उसमें पारा डाला हुआ है तो उसे क्या कहेंगे? अमलगम कहेंगे, ठीक है। अमलगम में कौन सी धातु अनिवार्य रूप से उपस्थित रहती है? तो अमलगम में पारा तो अवश्य रहेगा, तभी तो अमलगम बनेगा। जिंक के साथ अन्य किस धातु को मिलाकर जिंक अमलगम बनाया जाता है? तो पारा, ठीक है। पारा रहना ही जरूरी है तभी अमलगम बनेगा। शुद्ध सोना जो है वो 24 कैरेट का होता है, ठीक है, लेकिन सोनार लोग 18 कैरेट से लेकर 22 कैरेट तक का स्वर्ण आभूषण बनाते हैं, ध्यान रखना है। 1 ग्राम सोने से कितने लंबे तार खींचे जा सकते हैं? तो एक ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। क्या होता है जब धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है? तो धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। ऑक्साइड बने जैसे धातु लोहा पे जंग लग जाना, ऑक्साइड का उदाहरण है, ठीक है। लोहा पे जंग लगा तो वो क्या बनेगा? ऑक्साइड बनेगा। आगे बढ़ते हैं। जब कोई धातु किसी तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो इस अभिक्रिया में धातु के लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, ठीक है। इसमें सूत्र ये है, जिंक जो है, जिंक के साथ 2HCl
यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालें तो जिंक क्लोराइड का निर्माण हुआ। इसके अलावा हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, यानी हाइड्रोजन गैस बना। ठीक है। नेक्स्ट, दो आघातवर्ध्य धातुओं के नाम बताएं। आघातवर्ध्यता का मतलब क्या होता है? आघातवर्ध्यता का मतलब होता है कि जिसको हम चादर के रूप में कन्वर्ट कर सके, ठीक है, पीट पीट के चादर के रूप में कन्वर्ट कर सके, उसको क्या कहते हैं? आघातवर्ध्यता। तो दो धातु सोना और चांदी हो सकता है, लोहा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन दो हमको पूछा है, कोई भी धातु दे सकते हैं जो चादर के रूप में जिसको कन्वर्ट कर सके। आगे, सबसे अधिक तन्य धातु जो है, सबसे ज्यादा खिंचाने वाला, यानी तन्य का मतलब खिंचाना, तार के रूप में खिंचा जाएगा, तो तन्य धातु जो है वो सोना है सबसे ज्यादा। अभी बताया कि 2 किलोमीटर 1 ग्राम सोना में 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर तार खींचा जा सकता है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील लिथियम है, उसके बाद पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है। ठीक है। सबसे कम अभिक्रियाशील AgAu। Ag से क्या होता है? Ag ध्यान रखना है, सिल्वर होता है। क्या होता है? Ag सिल्वर होता है, ठीक है, और Au सोना होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो अपचयन प्रक्रिया द्वारा जो है ऑक्साइड जो है प्राप्त होता है। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है, उस तत्व का नाम बताना है। तो वो क्या है? कैल्शियम है। क्या है? कैल्शियम है। आपको सभी याद कर लेना है, यही सब एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन की परत इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक जो है ना अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए क्या लगा दिया जाता है? टीन की परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है। जिंक का परत, जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील होने के कारण किसी से अभिक्रिया कर लेगा, इसीलिए खाद्य पदार्थों पर टीन के डिब्बे, टीन के जो परत है वो लगाया जाता है। ठीक है। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती है? तो ऑक्सीजन के साथ धातुएं उदासीन और, है ना, अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। ये ध्यान रखना, उदासीन और अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। नेक्स्ट है, कॉपर की एक मिश्र धातु का नाम। कॉपर की एक मिश्र धातु का नाम क्या है? कॉपर की एक मिश्र धातु का नाम पीतल हो सकता है, हो सकता है। यानी पीतल में याद कीजिए क्या बताए थे? पिताजी, पिताजी से क्या बताए थे? पीतल, पीतल, तांबा, जिंक, पीतल, तांबा, जिंक, पीतल, तांबा, जिंक। तो पीतल में तांबा आया और जिंक आया, यानी तांबा का जो है मिश्र धातु पीतल हो सकता है। ठीक है। तांबा और टीन के मिश्र धातु क्या कहते हैं? तांबा और टीन मिलाएं तो कांसा बनेगा। तांबा और टीन मिलाएं तो कांसा बनेगा, यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं? Cu प्लस Sn इज इक्वल टू क्या बनेगा? कांसा। कांसा को ब्रास बोला जाता है। ठीक है। एक ऐसी धातु का नाम लिखे जो उष्मा की कुचालक होती है। उष्मा की कुचालक धातु पारा और सीसा होगा। दो धातुओं के नाम बताएं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। प्रकृति में मुक्त अवस्था में जो है सोना और प्लेटिनम ऐसी धातुएं हैं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। एक ऐसी धातु का नाम बताएं जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, तो वो पारा है। कमरे पर ताप, पहले भी बता चुके हैं, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में धातु का नाम पूछे तो वो पारा है। ठीक है। उस धातु का नाम बताएं जो विद्युत के प्रभाव का तीव्र प्रतिरोध करता है, तो पारा है। नेक्स्ट है, दो धातुओं के नाम बताएं जो सर्वाधिक आघातवर्ध्य हो। सबसे ज्यादा जो आघातवर्ध्य है वो सोना और चांदी होगा। चादर के रूप में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो सबसे ज्यादा सोना और चांदी के को हम कम कम जो है सोना चांदी में भी बड़ा चादर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। विद्युत परिपथ, यानी कोई भी तार वगैरह जो भी हो, विद्युत का चीज बनाने के लिए विद्युत परिपथ उसी को बोला जाता है। किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो तांबे का प्रयोग किया जाता है। उन धातुओं के नाम बताएं जो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती है। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। धातु के नाम बताना है जो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है। तो हाइड्रोजन के साथ सोडियम भी अभिक्रिया कर लेगा, पोटेशियम भी अभिक्रिया कर लेगा और कैल्शियम भी अभिक्रिया कर लेगा। कौन सी धातुएं भाप के साथ भी
अभिक्रिया नहीं करती है। तो नहीं करती है, शीशा नहीं करेगा, कॉपर नहीं करेगा, चांदी नहीं करेगा और सोना नहीं करेगा। इसलिए तो सोना और चांदी में क्या ऑक्साइड जल्दी नहीं बनता है, ठीक है, बनता है, ठीक है। चांदी पर जो है हरा रंग का परत होता है, सोना काला रंग का परत बैठता है, ठीक है। और कॉपर में भी हरा, ठीक है। शीशा भी जो है अभिक्रिया नहीं करता है। कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? तो मैग्नीशियम है, ठीक है। और दो धातुओं के नाम लिखना है जिसका गलनांक कम होता है, ठीक है। ये कमेंट बॉक्स में आप लोगों को इसका आंसर देना है। लास्ट वाला जो पूछा गया है, दो धातुओं के नाम लिखें जिसका गलनांक बहुत कम होता है, ये आप लोग को बताना है, ठीक है। और इससे पहले मैंने क्या बताया, ये सब उपधातुएं हैं। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम और पोलोनियम, ये सब क्या है, ये उपधातुएं हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हों। 1 से 2 बार वीडियो को देख लें, आपको क्या है सारा याद हो जाएगा। और ये है कि बार बार इसको जो है आपको एग्जाम में देखने का बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगा, 2 बार अभी देख ले, याद हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।